अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एफएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है बेसिकली बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं या जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। और बायोकेमिस्ट्री हमें हेल्प करती है फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की स्टडी करने में। अब जो लिविंग थिंग्स हैं ना वो दो चीज़ों से बनी होती हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक आपको पता है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, सम टाइम ऑक्सीजन भी होती है। अब ऑर्गेनिक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक कौन से हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेसिस और साल्ट्स वगैरह। उसके बाद केमिकल कंपोनेंट्स देखते हैं। बैक्टीरिया का कंपैरिजन किया गया है ममेलियन के साथ। वाटर दोनों में 70% है। प्रोटीन बैक्टीरिया में 15% होती है जबकि मैमल्स में 18%। कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरिया में 3% है और मैमल्स में 4%। लिपिड्स 2% और मैमल्स में लिपिड्स जो हैं वो 3% हैं। डीएनए बैक्टीरिया में 1% है जबकि मैमल्स में 0.25% है। आरएनए बैक्टीरिया में 6% जबकि मैमल्स में 1.1%। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दोनों में 2 होते हैं 2% और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दोनों में 1%। सो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिविंग थिंग्स का। उसके बाद नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म बेसिकली जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दो कैटेगरीज होती हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं और एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस को एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि वो सिंपल मॉलिक्यूल्स कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जबकि कैटाबॉलिज्म में कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होते हैं सिंपल में और यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिक एलिमेंट है। अब इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है क्योंकि टेट्रावेलेंट है, 4 केमिकल बॉन्ड्स बना सकता है। इसकी टेट्रावेलेंसी की वजह से ही हम इसको फेवर करते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाते हुए। अब कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कार्बन अमाइनो एसिड वगैरह के साथ भी लिंकेज बनाता है जब प्रोटीन बन रही होती हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं। इसके अलावा कार्बन जो है वो फास्फोरस और सल्फ़र के साथ भी बॉन्डिंग करता है। नेक्स्ट मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रो जो है ये स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, जबकि माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिकली ना सब यूनिट के तौर पे यूज़ होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के लिए। वाटर की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। एक्सीलेंट सॉल्वेंट है पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। आयनिक कंपाउंड्स की डिसोसिएशन हो जाती है आयंस में। नॉन आयनिक सब्सटेंसेस जिन पे चार्ज होता है वो भी वाटर में डिस्पर्स हो जाते हैं। और सारे जितने भी रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में वो एक्वस मीडिया में होते हैं। और नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं वो मेम्ब्रेन चैनल्स का सहारा लेते हैं वाटर में। उसके बाद हीट कैपेसिटी क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर होती है वाटर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर 1 डिग्री तक राइज करने के लिए, ठीक है। और वाटर जो है ये टेम्परेचर स्टेबलाइज़र है। हीट ऑफ वेपराइजेशन इसकी प्रॉपर्टी है एक कि हीट ऑफ वेपराइजेशन होती क्या है कि कैलोरीज अब्जॉर्ब पर ग्राम वेपराइज्ड, तो ये 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम है। ट्रांसपैरेशन भी आपको पता है कूलिंग इफेक्ट देती है। और अगर 2 ml से 1 लीटर वाटर जो है वो वेपोरेट कर जाए तो टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। वाटर आयोनाइज कर जाता है, कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस में। उसके बाद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन से, आर्गन्स को कुशन प्रोवाइड करता है और ट्रॉमा वगैरह से उनको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल जो हमने पढ़ना है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स अबंडेंट हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हैं। सेलुलोज, स्टार्च, मिल्क, शुगर वगैरह इसके एग्जांपल्स हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों तरह के रोल प्ले करते हैं। इनको हम कहते हैं कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं और इनको हम हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहते हैं। जनरल फार्मूला इनका CxH2OY है। सोर्स इनकी मेजर सोर्स जो हैं वो ग्रीन प्लांट्स हैं। फोटोसेंसिस से आपको पता है प्रोड्यूस करते हैं ग्रीन प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, अब क्या होता है कि ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स को हम कलेक्टिवली ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं और इनका स्ट्रक्चरल रोल होता है।
अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन करें तो सबसे पहले आते हैं मोनोसेक्राइड्स, सिंपल शुगर हैं, स्वीट इन टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोलिसिस इनकी नहीं होती। ऑल कार्बन एटम्स एक्सेप्ट वन हैज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सारे कार्बन एटम्स के अलावा सिर्फ एक में क्या होगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा, बाकी सब में होगा। कीटो हो सकते हैं, कीटो शुगर हम बोलेंगे, और एल्डिहाइड हो सकते हैं, उनको हम एल्डो शुगर बोलेंगे। अब ये फर्स्ट वन हमारे पास एल्डो शुगर है, सेकंड वन कीटो शुगर है, जिसमें देखें ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, यानी कि कीटोन की निशानी है। 3 से 7 तक कार्बन आइटम हो सकते हैं। राइबोज और हेक्सोज जो हैं ये ज़्यादा कॉमन है। अब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो थर्ड कार्बन पे क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल आयन की पोजीशन चेंज हो जाती है। उसके अलावा ये रिंग स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करते हैं। ये सारी बातें आपको पहले पता हैं एक दफ़ा बस, इसीलिए मैं फ़ौरन से गुजार रही हूँ कि रिकॉल हो जाएं। अब ग्लूकोज जो है वो फ्री स्टेट में भी प्रेजेंट होता है और कंबाइंड स्टेट में भी। फ्री में फ्रूट्स, ग्रेप्स, फिग्स, डेट्स वगैरह में, ब्लड में 0.08% होता है। कंबाइंड फॉर्म में डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन की फॉर्म में है। इसमें ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन है वो आपको पता है फोटोसिंथेसिस की फॉर्म में होती है। और 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, अब कितनी एनर्जी यूज़ होती है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बनाने में? 717.6 किलो कैलोरीज जो 10 ग्राम ग्लूकोज बनाती हैं, ठीक है, और वो स्टोर होता है एज केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट एलिगोसेक्राइड्स हैं। एलिगोसेक्राइड लेस स्वीट इन टेस्ट, लेस सॉल्युबल इन वाटर। एलिगो का वैसे मतलब होता है फ्यू। यील्ड 1 to 10 मोनोसेक्राइड। अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करें तो 1 से 10 तक मोनोसेक्राइड रिलीज़ करते हैं ये। और एक जो मोनोसेक्राइड है वो दूसरे मोनोसेक्राइड से कैसे मिलेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, जो कि कोविलेंट बॉन्ड है। एग्जाम्पल इसकी माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। सुक्रोज जो है ये बना हुआ है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, जिनके दरमियान 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से, माल्टोज 2 ग्लूकोज मालिक्यूल से। नेक्स्ट पॉलीसेक्राइड्स हैं। मोस्ट कम्प्लेक्स, मोस्ट अबंडेंट, ब्रांच्ड हैं, कोई इनका टेस्ट नहीं होता। सेवरल मोनोसेक्राइड्स मिल के पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल, यानी कि बहुत कम, और इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। स्टार्च की बात कर लेते हैं। फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है, ग्रेन्स में, सीड्स में, ट्यूबर में। और एनिमल्स के लिए मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का स्टार्च, और ये यील्ड करती है ग्लूकोज जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाए। दो फॉर्म से प्रेजेंट होती है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है अनब्रांच्ड है और हॉट वाटर में सॉल्युबल हो जाती है, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच्ड है और ये इनसॉल्युबल है, चाहे वाटर हॉट हो या कोल्ड। और स्टार्च जो है आयोडीन के साथ ब्लू कलर देती है। ग्लाइकोजन, जिसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ये लीवर और मसल्स में स्टोर होता है। ग्लूकोज की स्टोरेज की मेजर फॉर्म है। इनसॉल्युबल होता है वाटर में और रेड कलर देता है आयोडीन के साथ। इसका भी हाइड्रोलिसिस करें तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। नेक्स्ट है सेलुलोज। सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। कॉटन इसकी प्योर फॉर्म है, सेल वॉल का कंपोनेंट है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और ह्यूमंस इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए हमारी बॉडी में ना सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, जबकि हर्बीवोर्स में ये एंजाइम होता है तो वो इजीली सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। सेल वॉल जो है ना वो बनाता है प्लांट्स में। उसके बाद लिपिड्स हैं। लिपिड्स क्या होते हैं? हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, फैटी एसिड से रिलेट करते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि नॉन पोलर है ना, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे। हाइड्रोफोबिक हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है। इसके अलावा एनर्जी स्टोर करते हैं। अब इनमें क्या होता है, चूँकि कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं और ऑक्सीजन एटम्स कम होते हैं, इनमें ऑक्सीजन बॉन्डिंग कम है, सो इसलिए ये डबल एनर्जी स्टोर करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब लिपिड्स जो है ये इंसुलेशन के लिए भी यूज़ होते हैं। सबसे पहले वैक्सीज हैं। वैक्सीज क्या होती हैं कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये एक्सोस्केलेटन में भी प्रेजेंट होती हैं या फिर सम प्लांट्स की एपिडर्मिस में भी। क्लासिफिकेशन अगर हम लिपिड्स की देखें तो सबसे पहले असाइल ग्लिसरॉल्स हैं, वैक्सीज, फास्फोलिपिड्स, स्विंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड टर्पिनाइड्स। टर्पिनाइड्स में कैरोटिनाइड्स आते हैं और स्टीराइड्स हैं। असाइल ग्लिसरॉल जो है ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से बना होता है। सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है, जिनको हम न्यूट्रल लिपिड्स भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल लिपिड्स किनको कहा जाता है? ट्राई असाइल ग्लिसरॉल को, ठीक है। अब ट्राई असाइल ग्लिसरॉल्स क्या हैं? एस्टर्स हैं फैटी एसिड और अल्कोहल के। कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जब एक अल्कोहल का रिएक्शन होता है एसिड के साथ तो एस्टर बनता है। फैटी एसिड्स जो है इनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होते हैं
और इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन और एक एसिटिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, यानी इनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, और इनको हम फैट्स भी बुलाते हैं, एनिमल फैट्स। और यहाँ इनमें अप टू 6 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, जिनको हम ऑयल कहते हैं। एनिमल्स में जो फैटी एसिड होते हैं वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होते हैं, जबकि प्लांट्स में ब्रांच्ड होते हैं, यानी कि ऑयल हैं। और जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इनमें बढ़ता जाएगा ना, इनकी सॉलिबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। जैसे एसिटिक एसिड 2 कार्बन एटम है, उसके बाद ब्यूटेरिक एसिड 4 हैं, पाल्मिटिक एसिड 16 है, ओलेइक एसिड 18 है। अब इसमें से ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसकी सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर है ओलेइक एसिड, क्योंकि उसमें कार्बन एटम जो हैं वो ज़्यादा हैं। अब फैट्स और ऑयल जो है लाइटर होते हैं वाटर से, और इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 0.8। वैक्सीज है नेक्स्ट। वैक्सीज प्रोटेक्टिव कवरिंग है फ्रूट्स और लीव्स के लिए, इंसेक्ट्स में भी होती हैं एक्सोस्केलेटन पे। अब वैक्सीज जो है ये मिक्सचर है कुछ चीज़ों का, लॉन्ग चेन अल्केन्स का, अल्कोहल्स का, कीटोन्स का, और एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का मिक्सचर है, जिनको हम कहते हैं ये वैक्सीज हैं। नेक्स्ट है फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स क्या है, डेरिवेटिव्स हैं फॉस्फेटिडिक एसिड के, ग्लिसरॉल से, फैटी एसिड से और फास्फोरिक एसिड से बने होते हैं। इसके अलावा इनमें 3 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस हो सकती हैं, कोलिन है, इथानोलमीन है और सेरीन है। मेजर कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। टर्पिनाइड्स है नेक्स्ट। ये आइसोप्रीनाइड के रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं जो मिलकर टर्पिनाइड्स बनाते हैं। रबर में प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिनाइड में, स्टीराइड्स में और टर्पेन्स में। उसके बाद लिपिड्स के फंक्शन है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल रोल है, आइसोलेशन है और प्रोटेक्शन है। नेक्स्ट जो हमारा मैक्रोमॉलिक्यूल है वो है प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज़्यादा अबंडेंट है हमारी बॉडी में, मैक्रोमॉलिक्यूल्स में से 18% होती हैं। 50% ऑफ टोटल ड्राई वेट प्रेजेंट होती हैं सारे सेल्स में और उनके सारे पार्ट्स में। प्रोटीन बनी किससे होती है, अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं ये। फंक्शंस इनके क्या हैं, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं एंजाइम्स के तौर पे, हार्मोन्स, ट्रांसपोर्टर जैसे हीमोग्लोबिन है, एंटीबॉडीज़ के तौर पे, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती हैं जैसे फिब्रिन है, मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स और ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व होती हैं प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स अब क्या होते हैं, 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन उनमें सिर्फ 25 जो हैं वो प्रोटीन बना सकते हैं, और उनमें से भी जो मोस्टली प्रोटीन है वो सिर्फ 20 अमाइनो एसिड से बनी होती हैं। ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, कार्बन सेंटर में है, अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप। अब पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ 1 अमाइनो एसिड, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप का जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है ना, वो हाइड्रोजन जो अमाइनो ग्रुप की है उसके साथ ना दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे ग्लाइसिन और एलानिन के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो उसको हम कहेंगे ग्लाइसाइल एलानिन। प्रोटीन को अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो 4 टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी। प्राइमरी जो है ये बेसिक सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड की। एफ सेंगर ने सबसे पहले इसको डिटरमाइन किया था। इंसुलिन की एग्जांपल है कि 51 अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं 2 चेन्स में, 1 चेन में 21 है और सेकंड चेन में 30 अमाइनो एसिड्स हैं, और आपस में एक दूसरे से किस तरह कनेक्टेड हैं, चेन डाइसल्फाइड यानी S2S ब्रिजेस की हेल्प से। एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आपको तो 4 चेन्स हैं, ठीक है, 2 अल्फ़ा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं। अल्फ़ा चेन्स में 141 अमाइनो एसिड हैं और बीटा चेन में 146 हैं। अब जो प्रोटीन का साइज़ है ना वो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो अमाइनो एसिड के नंबर पे और दूसरा उनकी टाइप पे। जैसे आपको पता है कि ना सीक्वेंस जो है ना अमाइनो एसिड की वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, अगर सीक्वेंस में कोई एरर आएगा तो डिजीज़ हो सकती है, जैसे सिकल सेल। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कॉइल हैं, अल्फ़ा हेलिक्स फॉर्म में आ जाता है। अल्फ़ा हेलिक्स के हर टर्न में ना 3.6 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन रखती है। बीटा प्लेटेड शीट होती है जिसमें क्या होता है कि ना पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड बैक, मतलब खुद पे ही फोल्ड हो जाती है। देन टर्शियरी स्ट्रक्चर आ जाता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना बेंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ और ग्लोबुलर शेप ले लेती हैं। इसमें आयोनिक बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है, ब्रिजेस बन जाते हैं। मोस्ट स्टेबल जो है ना हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स बरीड इनसाइड हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड, मतलब हाइड्रोफोबिक जो हैं वो अंदर होते हैं और हाइड्रोफिलिक बाहर होते हैं। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनी होती है ना टर्शियरी स्ट्रक्चर से, वो इकट्ठी हो जाती हैं, उनके दरमियान हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस हो जाती हैं, आयोनिक या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। बॉन्डिंग टाइप्स आपने याद रखनी है, सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, टर्शियरी में आयोनिक हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड ब्रिजेस थे, और क्वाटर्नरी में हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और आयोनिक बॉन्डिंग है। इसकी एग्जांपल जो है वो हीमोग्लोबिन है। हमने स्टार्ट में देखा 2 पॉलीपेप्टाइड, उसमें 2 अल्फ़ा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं।
क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन, इसकी बात करें तो दो तरह की प्रोटीन है, फिब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। फिब्रस में क्या होता है कि फिब्रल्स की फॉर्म में पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इनमें मोस्टली, इनसोल्युबल हैं वाटर में, नॉन क्रिस्टलाइन और इलास्टिक हैं, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं, मसल्स में मायोसिन होती है, केराटिन हेयर और नेल्स में होती है, फिब्रिन ब्लड क्लॉट में होती है। ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो वो स्फेरिकल या एलिप्साइडल शेप्स की होती हैं और इसमें मल्टीपल फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की। टर्शियरी स्ट्रक्चर इनमें इंपॉर्टेंट है, वाटर में सोल्यूबल है, क्रिस्टलाइजेशन होती है, अगर फिजिकल कोई चेंज आए तो डिसऑर्गेनाइजेशन भी होती है इनकी। ये जो है फंक्शनल रोल प्ले करती हैं जैसे एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में दो तरह के मालिक्यूल्स आते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। आइसोलेशन जो न्यूक्लिक एसिड की है 1869 में की थी एफ मिशर ने और न्यूक्लियाई ऑफ पास्सेल। अब इनको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है, दो रीजंस की वजह से। एक तो ये न्यूक्लियाई से इनको आइडेंटिफाई किया गया था और दूसरा ये एसिडिक होते हैं नेचर में। डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। आरएनए न्यूक्लियोलस में है, राइबोसोम्स में, साइटोसोल में और अदर पार्ट्स ऑफ सेल में भी कुछ कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स फर्दर किससे बने हैं, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोज शुगर। आरएनए के केस में राइबोज है और डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज है। डीऑक्सीराइबोज में ना कार्बन सेकेंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बजाय सिर्फ हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। पेंटोज शुगर है, इसके ना कार्बन 1 के साथ नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होंगी और कार्बन 5 के साथ फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं कि अगर सिर्फ ये दो चीज़ें हों, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस, फास्फोरिक एसिड अटैच ना हो अभी। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है सेल की, किससे बनी होती है, एडेनिन, राइबोज और फॉस्फेट, ठीक है। और अगर दो फास्फेट मालिक्यूल हों तो एडीपी, अगर एक फास्फेट मालिक्यूल हो तो एएमपी और अगर तीन फास्फेट मालिक्यूल हों तो एटीपी। अब जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए जो है हेरिडिटी मटेरियल है, प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करता है और पोटेंशियल एक्टिविटीज़ को। 4 काइंड के न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ये 4 काइंड जो है ना ये नाइट्रोजनस बेसिस की फॉर्म पे हैं, सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो इसमें डिफरेंट होती हैं। वाटसन और क्रिक ने क्या किया था कि जो डीएनए स्ट्रक्चर है उसका मॉडल प्रपोज किया था। उसके अकॉर्डिंग ये जो है डबल हेलिक्स है लेकिन ये एंटी पैरेलल है, यानी 5' एंड 1 है, तो सेकंड जो है 3' एंड, देन सेकंड स्टैंड 3' एंड 5' एंड, यानी कि ये एंटी पैरेलल हैं। एडेनिन बॉन्ड बनाएगी थाइमिन के साथ, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। गवानिन साइटोसिन के साथ यानी कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। और ये जो हेलिक्स का हर टर्न होगा ना इसमें 10 बेस पेयर्स होंगे। उसके बाद 1 टर्न ऑफ 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये यूनिट है इसका, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 1 मिलियंथ ऑफ सेंटीमीटर। अमाउंट ऑफ डीएनए जो है ये स्पीशीज़ के लिहाज से होती है और जर्म सेल्स में हाफ होता है एज़ कम्पेयर टू सोमैटिक सेल्स। उसके अलावा सबसे पहले जो जीनोम सीक्वेंस किया गया था ना वो इन्फ्लुएंजा का था और 1995 में इसको स्टडी किया गया था। लास्ट टॉपिक है आरएनए। सिंगल स्ट्रैंड होता है लेकिन समटाइम फोल्डिंग हो जाती है इसकी। इसमें क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस है। डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से जो है वो हमारे पास प्रोटीन बनती है जिसको हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस बोलते हैं। और 3 टाइप्स के आरएनए हैं हमारी बॉडी में, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, न्यूक्लियस से जेनेटिक मैसेज लेके आता है, ठीक है, राइबोसोम्स तक लाता है ताकि प्रोटीन बन सके। राइबोसोम्स में क्या होता है कि अमाइनो एसिड उसके अकॉर्डिंगली अरेंज हो जाते हैं। अब मैसेंजर आरएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। लेंथ इसकी डिपेंड करती है कि जेनेटिक मैसेज कितना लंबा है। अगर 1000 अमाइनो एसिड बनाने हों तो इसमें 3000 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि 1 जो कोडॉन है 3 न्यूक्लियोटाइड्स पे कंसिस्ट करता है और 1 कोडॉन एक अमाइनो एसिड को डिटरमाइन करता है। 3 to 4% होता है टोटल आरएनए का। सेकेंड वन है ट्रांसफ़र आरएनए, 10 to 20% होता है। सेलुलर आरएनए का स्मॉल होता है, चेन लेंथ 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब इसका काम क्या होता है कि ये अमाइनो एसिड को लेके जाता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में और हर अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए होता है। जो प्रोटीन फॉर्मेशन है उसमें 20 जो अमाइनो एसिड्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो 20 अमाइनो एसिड के लिए 20 डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए हैं। राइबोसोमल आरएनए सबसे अबंडेंट है, 80% होता है, ठीक है। ये मशीनरी है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसकी सरफेस पे क्या होता है, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए जो हैं वो अटैच हो जाते हैं और वहीं पे ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनती है। नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स हैं कि 2 डिफरेंट मालिक्यूल्स जो डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं।
वो कंबाइन होकर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स बनाते हैं, जैसे ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ग्लूकोज और लिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज और प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, लिपिड्स और प्रोटीन। इसके अलावा न्यूक्लियोप्रोटीन्स होती हैं, यानी न्यूक्लियोहिस्टोन्स। ठीक है, तो ये था चैप्टर 2, काफ़ी लेंथी था और इसके MCQs मैंने साथ इसलिए अपलोड नहीं किया कि ऑलरेडी इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी। तो इंशाल्लाह चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के MCQs भी आज अपलोड हो जाएंगे।